सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हमें पढ़ना है टीसीए साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। जो टीसीए साइकिल है ये भी एनर्जी फॉर्मिंग साइकिल है। ये बिल्कुल ग्लाइकोलिसिस की तरह ही होता है, लेकिन जो ग्लाइकोलिसिस में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ और पायरुवेट को हमने एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट किया, तो फिर एसिटाइल को एंजाइम क्या करता है, वो पार्टिसिपेट करता है टीसीए साइकिल में। जो टीसीए साइकिल है इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ये केमिकल रिएक्शंस मतलब मोस्टली जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स है उनमें होता है, ताकि जो स्टोर्ड एनर्जी मतलब फूड में जो अवेलेबल है, क्योंकि हम देखते हैं ग्लूकोज जो ये एनर्जी है ये ग्लाइकोलिसिस साइकिल प्लस टीसीए साइकिल फिर प्लस ईटीसी, ये तीनों जो है ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ग्लाइकोलिसिस उन सेल्स में होता है जहां माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट ना हो। टीसीए साइकिल उन सेल्स में होता है जहां माइटोकॉन्ड्रिया हो। 1 मिनट। तो टीसीए साइकिल कहाँ होता है, जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो। तो हम कह सकते हैं कि आरबीसी सेल्स जो है वहाँ टीसीए साइकिल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है। और ईटीसी जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये तीनों अगर देखेंगे एनर्जी जनरेटिंग प्रोसेसेस है। इसमें जो टीसीए साइकिल है ये इम्पोर्टेंट रिएक्शंस प्ले करता है। इसमें एसिटाइल को एंजाइम ए, जिसको हम को ए बी बोलते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन होती है। जो एसिटाइल को ए या कोएंजाइम ए है ये हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, तो हमने देखा कैसे पायरुवेट मिलता है, फिर पायरुवेट कैसे कन्वर्ट होता है एसिटाइल को ए में, और फैट से भी डिराइव होता है और प्रोटीन से भी डिराइव होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो क्रिब्स साइकिल के कुछ इंटरमीडिएट्स हैं वो हेल्प करते हैं अमाइनो एसिड फॉर्मेशन में, यानी फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स में वो हेल्प करते हैं। तो क्रिब्स साइकिल जो है, एक तो ये अमाइनो एसिड्स फॉर्म में हेल्प करता है, और प्लस ये हमें NADH जनरेट करवाता है, और इसके अलावा FADH2 भी जनरेट हो जाता है। जो ये हांस एडलॉफ क्रिब था 1937 में, इसने ये साइकिल हमें पिजन ब्रेस्ट जो मसल्स है उसमें उसने देखा था कि ये ऑक्सीडेशन कैसे होती है। तो इसीलिए टीसीए साइकिल को क्रिब्स साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। नोबेल प्राइज मिला था 1953 में, क्योंकि इन्होंने मेडिसिन और फिजियोलॉजी की कैटेगरी में इनको मिला था। तो जो टीसीए साइकिल के एंजाइम्स है वो हमें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है बिल्कुल नज़दीक। जो ईटीसी चेन जहाँ पर होती है उसी के नज़दीक है, क्लोजनेस। क्योंकि टीसीए साइकिल में जैसे NADH या FADH2 दे आर एनर्जी इंटरमीडिएट्स, वो फिर ईटीसी में चले जाते हैं और वहाँ ATP जनरेशन हो जाती है। इसीलिए यही वजह है कि दे आर इन क्लोज, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पे दोनों इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, नज़दीक है। तो ओवरव्यू क्या देखेंगे कि क्रिब्स साइकिल में बेसिकली क्या होता है। कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। जो पहला स्टेप क्रिब्स साइकिल में आता है, कंडेंसेशन होता है, यानी कॉम्बिनेशन होती है एसिटाइल को एंजाइम की, किसके साथ, ऑक्जेलो एसिटेट की। जो ऑक्जेलो एसिटेट है ये 4 कार्बन कंपाउंड है। एसिटाइल को ए क्या है, वो 2 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन वो किससे डिराइव हुआ है, 3 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट से।
और ये बनाते हैं स्ट्रेट। स्ट्रेट एक ऐसा कंपाउंड है जो 6 कार्बन का बना है, इसीलिए मतलब वो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड है जिसको हम सिट्रेट भी कहते हैं। इससे 6 कार्बन कंपाउंड है वो बन जाता है, इसलिए कंडेंसेशन है। 2 कार्बन कंपाउंड प्लस 4 कार्बन कंपाउंड मिलके एक सिट्रेट बनाते हैं, यानी कॉम्बिनेशन होती है, कंडेंसेशन रिएक्शन हम कह सकते हैं। तो हम रिएक्शन वाइज देखेंगे। आई विल जो सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी। जो ऑक्जेलो एसीटेट है ये एंड प्रोडक्ट है टीसीए साइकिल का, और ऑक्जेलो एसीटेट जो है ये यूटिलाइज होता है टीसी ये साइकिल को इनिशिएट करने में। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्जेलो एसीटेट जो है ये एक कैटालिटिक कंपाउंड है। कोई आया? नो। ये कैटालिटिक कंपाउंड है क्योंकि इसका कैटालिटिक रोल इसलिए है, एक तो ये एंड प्रोडक्ट है, टीसीए साइकिल में सबसे एंड में बनता है, लेकिन ये जब बनता है तो ये एसिटाइल कोए के साथ कंडेंस होता है या कंबाइन होता है ताकि सिट्रिक एसिड साइकिल इनिशिएट हो जाए। तो सबसे पहले जो फर्स्ट रिएक्शन है इसमें कि सिट्रेट मॉलिक्यूल बनता है, और इस स्ट्रेट को हम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो कंडेंसेशन क्या होती है यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी। जो एसिटाइल कोए है, 2 कार्बन, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2, 2 कार्बन कंपाउंड है, ये इसको को एंजाइम ए अटैच्ड है, ये कंबाइन होता है इस ऑक्सोलो एसीटेट के साथ, प्लस एडिशन होती है, इनकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। ये जो ऑक्सोलो एसीटेट है, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2, इसमें कार्बन नंबर 4 कार्बन कंपाउंड है। इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेट सिंथेज, इसके लिए हमें एक एंजाइम स्ट्रेट सिंथेज है उसकी जरूरत लगती है। और क्या होता है कि जो ऑक्सोलो एसीटेट और एसिटाइल कोए जब मिलता है, प्लस इसमें क्या होती है, पहले 2 स्टेजेस होती हैं। एक इसमें ये फॉर्म बनता है, मतलब डायरेक्टली स्ट्रेट नहीं बनता है, स्ट्रेट से पहले हमें एक मिनट, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ऐड होता है यहाँ पर, H2O, एरो इसलिए अंदर है, इसका मतलब है कि वो इसमें ऐड होता। अगर एरो ऐसे होता बाहर की तरफ, तो यानी वो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो रिलीज होता है। इस रिएक्शन में स्ट्रेट मॉलिक्यूल जो 6 कार्बन नंबर कंपाउंड है वो तब बनता है, लेकिन कब, जब एडिशन ऑफ वाटर भी इस रिएक्शन में हो जाए, यानी यहाँ पर स्ट्रेट सिंथेज एक एंजाइम की ज़रूरत है, और हमें वाटर मॉलिक्यूल की ज़रूरत है, और प्लस हमें सबस्ट्रेट एसिटाइल कोएंजाइम ए की ज़रूरत है, और जो दूसरा सबस्ट्रेट है हमारे पास ऑक्जेलो एसीटेट की ज़रूरत है। तब जाके हमें स्ट्रेट मॉलिक्यूल मिलता है जिसको हम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। जब ये स्ट्रेट मॉलिक्यूल हमें मिलता है, अगर हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, दीज आर 6 1 2 3, ये 6 कार्बन कंपाउंड हमें मिलता है, 6C कार्बन। तो फिर उसके बाद हमें क्या होता है, स्ट्रेट को आइसोमेराइजेशन हो जाती है, यानी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज होती है। हम आइसोमेराइजेशन रिएक्शंस को यही कहते हैं कि केमिकल्स जो फॉर्मूला है सेम है, लेकिन जो स्ट्रक्चर की पैटर्न होगी वो चेंज होगी। यहाँ हम अगर देखेंगे आइसोस्ट्रेट को, अगर हम गौर से देखें, इट इज ऑल्सो 6 कार्बन कंपाउंड, 1 2 3 4 5 6 कार्बन कंपाउंड। लेकिन आप गौर से देखिए ऊपर स्ट्रेट और फिर आइसोस्ट्रेट में क्या फर्क है, कॉन्फ़िगरेशन में
फर्क है, जो स्ट्रक्चरल शेप है दैट इज डिफरेंट। यहाँ पर OH है, यहाँ पर स्ट्रेट के कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और वाइल एज आइसोस्ट्रेट के कार्बन नंबर 2 पे H ग्रुप है। तो ये कॉन्फ़िगरेशनल चेंज यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ आइसोमेराइजेशन होती है, मगर आइसोमेराइजेशन के लिए हमें जो एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है दैट इज एकोनिटेज, उस एंजाइम को कहते हैं। मगर यहाँ पर इस स्टेप पे स्ट्रेट टू आइसोस्ट्रेट बनने के लिए दो रिएक्शंस होती है, यानी एब्रप्टली डायरेक्टली स्ट्रेट आइसोस्ट्रेट नहीं बनाता, बल्कि इसके बीच में एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जिसको हम सिस एकोनेटेट कहते हैं। अब होता क्या है, पहले डिहाइड्रेशन होती है। जब स्ट्रेट की डिहाइड्रेशन होगी यानी एक H2O मॉलिक्यूल निकल जाता है बाहर, रिमूव, डिहाइड्रेशन हुआ, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, तो तब जाके सिस एकोनिटेट बन जाता है। 1 मिनट में इसको प्रॉपरली लिखूंगी, सिस एकोनिटेट को। एकोनिटेट बन जाता है। फिर उसके बाद एकोनिटेज की प्रेजेंस में ही एंजाइम एकोनिटेज ही रहेगा, फिर से हाइड्रेशन होती है, यानी फिर से वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है और हमें आइसोस्ट्रेट मिल जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि स्ट्रेट और आइसोस्ट्रेट बनने में एक इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होता है जिसको हम सिस एकोनिटेट बोलते हैं। और सिस एकोनिटेट की जब हाइड्रेशन होती है, यानी फिर से एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, तब जाके वो आइसोस्ट्रेट बनाता है। और स्ट्रेट को जब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है तब जाके वो सिस एकोनिटेट बनाता है। ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। फिर जो ही फॉर्मेशन ऑफ ये आइसोस्ट्रेट हो जाती है, जो 6 कार्बन कंपाउंड है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अल्फा कीटो ग्लिटरेट बन जाता है। और इसमें जो एंजाइम है, हमें एक आइसोस्ट्रेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम है, वो लगता है। और यहाँ पर अगर देखेंगे डिकार्बोक्सिलिक रिएक्शन होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है, रिलीज हो जाता है फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन दिस रिएक्शन। टीसीए साइकिल का पहला कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है जब आइसोस्ट्रेट की रिएक्शन हो जाती है इन बिटवीन आइसोस्ट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के सामने, और NAD यानी निकोटिनएमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड कन्वर्ट हो जाता है निकोटिनएमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन H पॉजिटिव या NADH2 भी हम इसको कहते हैं, वो बन जाता है। यानी फर्स्ट एनर्जी इंटरमीडिएट इन द फॉर्म ऑफ NADH हमें मिल जाता है और फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल जाता है। अब आई समझ के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हम एक्सेलेशन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, टीसीए साइकिल से हमें डिराइव मिल जाता है, और तब जाके हमें अल्फा कीटो ग्लिटरेट कंपाउंड मिल जाता है, बन जाता है। जो अल्फा कीटो ग्लिटरेट कंपाउंड है, ये कार्बन 5 कंपाउंड है। आइसोस्ट्रेट क्या था, कार्बन 6, यानी ये ऐसा कंपाउंड था जिसके पास 6 कार्बन थे। यहाँ पर जो अल्फा कीटो ग्लिटरेट बनता है, इसमें 5 कार्बन है। अब एक कार्बन कहाँ गया, वो इस कार्बन डाइऑक्साइड में गया, यानी जो आइसोस्ट्रेट का एक कार्बन निकला वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, और फिर हमें क्या रहा बाकी, कार्बन नंबर 5, यानी वो स्ट्रक्चर जिसके पास कार्बन 5 है, और उसको हम कहते हैं अल्फा कीटो ग्लिटरेट। अब देखो फिर जो फिर और 6th रिएक्शन आती है, ये फिर 5 रिएक्शंस हुए अभी तक। जो 6th रिएक्शन आती है उसमें अल्फा कीटो ग्लिटरेट जो है
1 मिनट, वो कन्वर्ट होता है सक्सेनाइल कोएंजाइम ए में। यहाँ पर भी ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हो जाती है। जहाँ ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हो जाती है वहाँ हमें कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकल जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे जो ये अल्फा कीटोग्लिसरेट है इन प्रेजेंस ऑफ एक कॉम्प्लेक्स है अल्फा कीटोग्लिसरेट डिहाइड्रोजिनेज। जो अल्फा कीटोग्लिसरेट डिहाइड्रोजिनेज है ये डिपेंडेंट है ऑन कोएंजाइम पे और एनएडी पे और एफएडी पे, ये डिपेंडेंट है इस पे। बिल्कुल जैसे पायरुवेट का जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है वो भी इन चीज़ों पे डिपेंडेंट है। ये कॉम्प्लेक्स एंजाइम ये इनके प्रेजेंस के बगैर काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जो अल्फा कीटोग्लिसरेट है वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि वहाँ क्या होती है डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अगर ये कार्बन नंबर 5 था, जब इसको रिमूव होता है एक और सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो ये कार्बन नंबर 5 से कार्बन नंबर 4 बन जाता है सक्सेनाइल को ए 1 2 3 4। अब देखिए इस पे है कार्बन नंबर 1 1 2 3 एंड दिस इज द फोर्थ कार्बन नंबर। तो कार्बन नंबर 4 वो कंपाउंड जिसके 4 कार्बन होते हैं, क्योंकि एक कार्बन जो था जो 5 पे अल्फा कीटोग्लिसरेट 5 कार्बन कंपाउंड था, उसने एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड को दे दिया और फिर बचा क्या, 4 कार्बन कंपाउंड बच गया और इसमें हमें सेकेंड NADH मॉलिक्यूल मिलता है। यानी अभी तक इस प्रोसेस में हमने देखा कि 2 कार्बन डाइऑक्साइड बने और 2 NADH एनर्जी इंटरमीडिएट्स हमें बने। फिर उसके बाद फर्दर जो रिएक्शन प्रोसीड हो पाती है, जो सक्सेनाइल कोए है या को एंजाइम जिसको हम बोलते हैं, वहां पर सबस्ट्रेट फॉस्फोरिलेशन हो जाती है। यहाँ पर जीटीपी बनता है। जीटीपी जो है ये अगर आपको पता होगा, अगर रिकॉल करोगे एटीपी या यूटीपी, एटीपी एडेनिन होता है, यूटीपी यूरेडीन होता है, जीटीपी ग्वानोडीन, ये ग्वानिन एडेनिन जो हम प्यूरिन और पायरिमिडीन्स पढ़ते हैं उसमें इंशाल्लाह हमें प्रोटीन्स में पढ़ना है, वहाँ आपको रिकॉलिंग होगी इसकी। उसमें आते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिडीन, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के, ये वही होता है। ये ग्वानोडीन यानी इसमें ग्वानिन है, ग्वानिन को अटैच्ड है 3 बार ट्राइफॉस्फेट। जो जीटीपी है ये भी एक एनर्जी मॉलिक्यूल है, मगर जीटीपी कन्वर्ट हो जाता है अल्टीमेटली इनटू एटीपी, अल्टीमेटली इनटू एटीपी। यहाँ पर जो एक एंजाइम आता है, पहले हम इसकी बात करेंगे फिर हम ये रिएक्शन देखेंगे। हम देखेंगे कि जो जीटीपी है, यहाँ पर जो जीटीपी है जो हमें डिराइव होता है वो कन्वर्ट होता है एटीपी में। उसके लिए एक एंजाइम जो है जिसको हम न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज के नाम से जानते हैं, ये अलग रिएक्शन होती है। अदरवाइज टीसीएस साइकिल में जीटीपी बनता है, फिर जीटीपी अलग से एटीपी में तब्दील होता है, तो तब वहाँ एंजाइम न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज का काम आता है और हमें मिलता है तब एटीपी मॉलिक्यूल। ये कन्वर्जन यानी एक एटीपी मॉलिक्यूल जो एक जीटीपी मॉलिक्यूल जो है वो हमें एक एटीपी मॉलिक्यूल देता है। तो अब हम इस रिएक्शन में जाएंगे जो सक्सेनाइल को ए है, जो कार्बन 4 कंपाउंड है, उसकी क्या होता है, कन्वर्जन उसका होता है। यहाँ पर हम देखेंगे, मैं फोकस करती हूँ, कन्वर्जन होता है इनटू सक्सेनेट। तो सक्सेनेट क्या होता है, जो सक्सेनाइल कोए था, जो सक्सेनाइल कोए था वो रिमूव हो जाता है। अब देखो वो रिलीज हो रहा है, ये कोए
सक्सेनाइल से निकल जाता है और साथ में जीटीपी बन जाता है। यहाँ पर जो एंजाइम है वो एक्ट करता है जिसको हम सक्सेनाइल को सिंथेस कहते हैं और हमें सक्सेनेट मिलता है। लेकिन कुछ बुक्स आपको सक्सेनेट थियोकाइनेज लिखेंगे, सक्सेनाइल को ए सिंथेटेज, तो कुछ बुक्स आपको सक्सेनेट थियोकाइनेज लिखेंगे, दैट इज सेम। या मतलब ये एक एंजाइम है, उसके दो नाम है। सक्सेनेट थियोकाइनेज दूसरा होगा और वो बनाएगा सक्सेनेट। जो सक्सेनेट है, अब देखो, और सक्सेनाइल, सक्सेनाइल कार्बन नंबर 4 कंपाउंड है और सक्सेनेट भी कार्बन नंबर 4 ही है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट नहीं हो रहा है, अलबत्ता सक्सेनाइल को COA बाहर निकल रहा है इस फॉर्म में। बाकी जो ये स्ट्रक्चर है वो सेम है। अब देखो सिर्फ ये निकल रहा है, बाकी स्ट्रक्चर सेम है, तो ये भी C4 कार्बन नंबर 4 कंपाउंड है। फिर जब हम आगे जाते हैं, सक्सेनेट जो हमें कंपाउंड मिला और वहाँ पर इस रिएक्शन को सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन इसलिए बोलते हैं कि डायरेक्टली एनर्जी मॉलिक्यूल जीटीपी डिराइव होता है। वो अलग बात है, जीटीपी फिर एटीपी में यूटिलाइज होता है, लेकिन यहाँ डायरेक्टली हम यूज करते हैं। हमें NADH जीटीपी को माइटोकॉन्ड्रिया में जाना नहीं पड़ता है, वहीं पर एटीपी बन जाता है। लेकिन अगर NADH या FADH है, उनको ETC में जाना है ऑक्सीडेशन करने के लिए, तब जाके वो हिडन एटीपीज हमें देंगे। और फिर जो यहाँ पर हम देखेंगे जो सक्सेनेट है फर्दर, वो बन जाता है फ्यूमरेट में। जो सक्सेनेट है कार्बन नंबर 4 है, ये फ्यूमरेट में तब्दील हो जाता है। अब यहाँ जो एंजाइम है वो हमें सक्सेनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सेनेट डिहाइड्रोजिनेज आ जाता है और यहाँ NADH के बदले FAD, क्योंकि यहाँ पर जब कॉम्प्लेक्स था दिस अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज, हमने कहा कि ये एंजाइम किस पे डिपेंड है, FAD पे भी और NAD पे। वही FAD यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है इनटू FADH2 में, और ये FADH2 है, ये ETC में जाएगा जहाँ इसके अंदर हिडन एनर्जी रिलीज होगी और सक्सेनेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में सक्सेनेट फ्यूमेरेट में बनेगा। और फिर हम देखते हैं कि जो फ्यूमेरेट है, फ्यूमेरेट अभी 4 कंपाउंड ही है, क्योंकि अभी इस रिएक्शन में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है रिलीज नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें फिर जो फ्यूमेरेट है जब वो कन्वर्ट होगा मैलेट में, तो वहाँ पर हमें एक एंजाइम की हेल्प मिलेगी, फ्यूमेरेज। कोई बात नहीं, नेटवर्क अगर बहुत कम है, वी हैव अ 2G प्रॉब्लम। मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं यूट्यूब पे ये अपलोड करूँगी। आप सुनो, यहाँ पर जो फ्यूमेरेट है, दिस फ्यूमेरेट, ये इन प्रेजेंस ऑफ फ्यूमेरेज, गौर से सुनिए, ये इन प्रेजेंस ऑफ फ्यूमेरेज क्या बन जाता है मैलेट में। यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्यूमेरेट जो है वो मैलेट में तब्दील होता है, लेकिन मैलेट को ऐड होता है एक वाटर मॉलिक्यूल H2O, तो ये वापस बनाता है 1 2 3 4 कार्बन कंपाउंड ही रहता है। लेकिन फिर उसके बाद जो मैलेट है, जो मैलेट है तो वो तब्दील होता है ऑक्जेलो एसीटेट में। यहाँ पर हमें एक और एंजाइम आता है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, जो फ्यूमेरेज वाली है और मैलेट वाली है, ये जल्दी फिर प्रोसीड हो जाती है यहाँ पर। लेकिन जो मैलेट हमने देखा, फ्यूमेरेज में कोई एनर्जी कंपाउंड नहीं बनता, लेकिन जो मैलेट से ऑक्जेलो एसीटेट बनता है वहाँ पर हमें NADH थर्ड एनर्जी कंपाउंड मिल जाता है और हमें ऑक्जेलो एसीटेट जो 4 कार्बन कंपाउंड मिल जाता है।
और याद रहे ग्लाइकोलिसिस में हमें पायरुवेट कितने मॉलिक्यूल्स बने थे, 2 मॉलिक्यूल्स। तो जब एसिटाइल कोए बनेंगे तो कितने 2 एसिटाइल कोए बनेंगे। तो इस सारी रिएक्शन में अगर हम देखते हैं इस रिएक्शन में क्या क्या बनता है, तो हम देखते हैं कि इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोए अंडरगो टीसीएस साइकिल, लेकिन एक साइकिल में 12 एटीपी मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। एक मॉलिक्यूल, जो एक मॉलिक्यूल एसिटाइल कोए जितने भी वो इंटरमीडिएट्स ऑफ एनर्जी देते हैं वो फिर ईटीसी में जाते हैं, वो हमें 12 एटीपी देते हैं, मगर ये 2 होते हैं तो हम इन मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 24 एटीपी मॉलिक्यूल्स हमें टीसीएस साइकिल प्रोवाइड करता है। तो इस साइकिल में हम देखते हैं हमें टोटल जो NADH है वो 3 निकलते हैं, यानी टोटल जो NADH है वो कितने निकलते हैं, 3। और जो एक FADH है वो सिर्फ 1 निकलता है, और ATP भी 1 निकलता है, और टोटल ये हमें 24 ATP मॉलिक्यूल्स देता है। और 2 कार्बन डाइऑक्साइड अगर देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कितने निकले, फर्स्ट यहाँ पर जो हम वापस साइकिल का देखेंगे, 1 मिनट, एक यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है यहाँ पर, और दूसरा यहाँ पर। तो 2 इस साइकिल में 2 कार्बन डाइऑक्साइड्स हमें निकलते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या है, हम कह सकते हैं कि एसिटाइल कोए एक मॉलिक्यूल प्लस NAD का इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो रिड्यूस हो जाता है NADH में, और FADH और GTP जो हमें GTP बनाता है, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का इस्तेमाल होता है। एक तो यहाँ पर एकोनेटेज वाली रिएक्शन में वाटर का मॉलिक्यूल यूज होता है, और हमने देखा यहाँ फ्यूमेरेज वाली, जब फ्यूमेरेट को मैलेट में कन्वर्ट करना होता है तब एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इस्तेमाल हो जाता है। ये तो मतलब है यहाँ से हमने क्या टीसीएस साइकिल में दिया, यहाँ से हमने एसिटाइल कोएंजाइम A दिया, NAD दिया, FAD दिया, GDP दिया, और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स दिए। अब टीसीएस साइकिल के दौरान हमें क्या मिला, यानी इन रिएक्शंस के दौरान हमें जो प्रोडक्ट्स मिले वो क्या मिले, हमें 2 कार्बन डाइऑक्साइड मिले, 3 NADH मिले, और FADH 1 मिला, GTP 1 मिला, और कोएंजाइम A 1 मिला, और ओवरऑल रिएक्शन में हमें 24 ATPs मिल जाते हैं। अब जो इनहिबिटर्स होते हैं जो इन एंजाइम्स को रोक देते हैं, हम देखते हैं कि एक इनहिबिशन एकोनिटेज एंजाइम में हो जाती है। उसके लिए काफ़ी है यहाँ पर इनहिबिटर। जब भी रिएक्शन में आप देखो अगर 2 लकीरें हो, दैट मीन्स इट इज ये यहाँ पर साइन है ऑफ इनहिबिशन। एकोनिटेज को इनहिबिट करता है फ्लोरोएसिटेट और अल्फा कीटोगुल्टरेट डिहाइड्रोजिनेज है, इसको भी इनहिबिटर अपना है, जो ये रिएक्शन को प्रोसीड करने नहीं देता है। उसको आर्सेनाइड कहते हैं, या आर्सेनिक पॉइजन, यानी अगर किसी इंसान को और आर्सेनिक पॉइजन होगी तो उसका ये टीसीएस साइकिल जो है यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा। तो ऐसे ही सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है, उसको मेलोनेट यानी मेलेनिक एसिड जो है अगर प्रेजेंट हो तो वो इनहिबिट करता है, यानी ये रिएक्शंस फर्दर प्रोसीड नहीं हो सकती है। तो हम इन नटशेल रिएक्शन 1 हम देखेंगे, ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। हमने जो रिएक्शन 1 देखी, इट इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन। इसमें हमने देखा कि कॉम्बिनेशन ऑक्सोलो एसीटेट जो टीसीएस साइकिल का एंड प्रोडक्ट है, मैलेट से बनता है। मैलेट डिहाइड्रोजिनेज जब मैलेट पे असर करता है तो वो ऑक्सोलो एसीटेट बनाता
है। तो ऑक्सोलोएसीटेट और एसिटाइल कोए आपस में मिलते हैं और स्ट्रेट बनाते हैं। ऑक्सोलोएसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड है, एसिटाइल कोए 2 कार्बन कंपाउंड है, स्ट्रेट जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड है। पहली रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसीलिए या कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। फिर रिएक्शन 2 और 3 होती है, उसमें क्या होता है कि स्ट्रेट को आइसोमराइजेशन होती है तो आइसोस्ट्रेट, मगर एकोनेटेज के एंजाइम के प्रेजेंस में और साथ में ये 2 स्टेप्स में होता है। एक स्टेप में जो है स्ट्रेट सिस एकोनेटेट बनता है जब वाटर मॉलिक्यूल उसमें से लूज हो जाता है, रिमूव हो जाता है, लेकिन फिर साइमल्टेनियसली वही लॉस्ट वाटर मॉलिक्यूल फिर से सिस एकोनेटेट में ऐड हो जाता है और वो आइसोस्ट्रेट बना जाता है। तो हाइड्रेशन का मतलब हुआ एडिशन ऑफ वाटर यहाँ पर। फिर जो हमने रिएक्शन 4 और 5 देखी, हमने देखा कि आइसोस्ट्रेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में ऑक्सैलोसैक्सेनेट बनाता है या अल्फा कीटोगुल्टरेट बनाता है अल्टीमेटली, लेकिन यहाँ पर आइसोस्ट्रेट जो है वो अल्फा कीटोगुल्टरेट में जाता है डायरेक्टली, मगर उससे पहले ऑक्सैलोसैक्सेनेट बन जाता है, उसके बाद अल्फा कीटोगुल्टरेट। जो हमने साइकिल वाला जब हम पढ़ रहे थे हमने देखा कि वहाँ आइसोस्ट्रेट अल्फा कीटोगुल्टरेट में बनता है, लेकिन वहाँ पर भी 2 रिएक्शन पहले प्रोसीड होती है। एक रिएक्शन है कि आइसोस्ट्रेट पहले ऑक्सैलोसैक्सेनेट बनता है, ऑक्सैलोसैक्सेनेट जो है ये इसलिए इंटरमीडिएट है ऑफ दैट रिएक्शन। इसको हम एक रिएक्शन भी ले सकते हैं या अलग 2 रिएक्शन से ले सकते हो, लेकिन ऑक्सैलोएसीटेट इंटरमीडिएट ही होता है क्योंकि ये रहता नहीं है बल्कि ये जल्दी कन्वर्ट होता है इनटू अल्फा कीटोगुल्टरेट में, और साथ में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और NADH रिलीज हो जाता है। फिर हम देखते हैं जो रिएक्शन 6 हमने देखी कि अल्फा कीटोगुल्टरेट कैसे सक्सेनाइल CoA में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन डिकार्बोक्सिलेशन होती है। ये याद रखिएगा जहाँ पर भी ऑक्सीडेशन डिकार्बोक्सिलेशन हो वहाँ लिबरेशन ऑफ कार्ब CO2 होगा। जो हमने रिएक्शन नंबर 4 और 5 वहाँ क्योंकि लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो वो कौन सी रिएक्शन है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलिक, और 6 भी ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलिक रिएक्शन है। असल में पिछली वाली रिएक्शन को हम रिएक्शन ये 4 दे सकते हो, इसको रिएक्शन 6, लेकिन अगर हमें देखना कि इंटरमीडिएट कौन सा बना है तो 4 एंड 5 बेटर रहेगा। ऑक्सैलोएसीटेट इंटरमीडिएट वहां पिछले वाली रिएक्शन में बनता है। तो ये जो गुल्टरेट डिहाइड्रोजिनेज है ये डिपेंडेंट है NAD पे, FAD पे और कोएंजाइम पे, और इसमें यहाँ पर हमें सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड और सेकेंड NADH लिबरेट हो जाता है, निकल जाता है। फिर हम फर्दर देखेंगे 7 रिएक्शन जो हमने देखा कि सक्सेनाइल कोए कैसे सक्सेनेट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर सक्सेनेट थियोकाइनेज या सक्सेनाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज भी हम लिख सकते हैं वहाँ पर। यहाँ पर GTP रिएक्शन प्रोड्यूस होता है इसलिए सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोरिलेशन है। हमने देखा कि GTP कैसे ATP में तब्दील होता है, वहाँ एक एंजाइम न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज का काम होता है। फिर हमने देखा रिएक्शन 8 सक्सेनेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमेरेट में, सक्सेनेट डिहाइड्रोजिनेज का वहाँ काम है। ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन है और इस रिएक्शन में जो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है इसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ FADH प्रोड्यूस हो जाता है। फिर लास्ट की जो रिएक्शंस हैं जिसमें फ्यूमेरेट मैलेट में बनता है और मैलेट ऑक्सैलोएसीटेट में बनता है। जो एंजाइम फ्यूमेरेज है वो फ्यूमेरेट को मैलेट में कन्वर्ट करता है, मगर वहाँ पर हमें एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ता है, यानी ये लेता है, इसको जरूरत लगती है एक वाटर मॉलिक्यूल की यहाँ पर, तब जाके जो मैलेट है वो फिर फर्दर ऑक्सैलोएसीटेट में तब्दील होता है बाय मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, एक एंजाइम है। ये दोनों जो 9-10 रिएक्शंस है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है और यहाँ पर फाइनल में NADH यूज होता है। अभी तक जो फर्स्ट NADH देखा इस वहाँ लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है, जहाँ दूसरी रिएक्शन में देखा कि दूसरा NADH
मिलता है, लेकिन साथ में वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। मगर इस रिएक्शन में जहाँ थर्ड और फाइनल NADH फॉर्म होता है, तो वहाँ पर हमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज होता है, इसलिए वो जस्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, न कि डिकॉर्बोक्सिलिक रिएक्शन है, ये याद रखिएगा। और जो ऑक्सिलो एसीटेट है, ये कंबाइन होता है फिर से एसिटाइल CoA के, ताकि ये साइकिल कंटिन्यू हो जाए। तो अगर हम देखेंगे फिर से एनर्जी मॉलिक्यूल हमें कितना मिलेगा, हमने देखा कि हमें 3 NADH मिलते हैं, और 3 NADH हमें एक NADH 3 ATP मॉलिक्यूल्स, यानी 3 इंटू 3 हम कर सकते हैं, 3 3 9 ATP मॉलिक्यूल्स हमें NADH देता है। और हमें एक NADH FADH देता है, वो हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP देता है। 9 10 11 हो गए 11 ATP मॉलिक्यूल्स। और एक सबस्ट्रेशन लेवल जहाँ हमें GTP बनता है, वो रिएक्शन जहाँ पर डायरेक्ट GTP हमें प्रोड्यूस होता है, तो वो कहाँ पर होता है, सक्सिनाइल CoA जब सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है, तो वो ऐड करके 1 ATP, तो वो ऐड करके टोटल 12 ATP मिलते हैं। तो हमने देखा कि ये 2 एसिटाइल CoA मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बने होते हैं फ्रॉम पायरुवेट, और पायरुवेट 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स जो डिराइव हुए होते हैं फ्रॉम ग्लूकोज मॉलिक्यूल, वहां से ये हमें डिराइव हो जाता है। तो टोटल एनर्जी कॉन्स्टिट्यूएंट जो है, दे आर 24 ATPs।